हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचएस नर्सिंग क्लासेस योर ड्रीम और मिशन। और आज हम आपके सामने लाए हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो टॉपिक जिसमें से मैक्सिमम एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाएंगे और स्पेशली अगर नॉट सेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने आएगा। द टॉपिक इज नेम इज द अरिथमिया। अरिथमिया कहे या इसी का ही दूसरा नाम हम कह देते हैं डिसअरिथमिया। अरिथमिया या डिसअरिथमिया, अरिथमिया या फिर डिसअरिथमिया मीन्स हुआ कि अबनॉर्मल रिदम ऑफ द हार्ट की जो नॉर्मल साइनस रिदम होगी उसमें कुछ भी अबनॉर्मलिटी हो वो कंसीडर होती है एज अरिथमिया या डिसअरिथमिया। तो हम कहते हैं कि अबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट की अबनॉर्मल रिदम होनी, जो साइनस रिदम हार्ट प्रोड्यूस करता है वो साइनस रिदम में कुछ भी प्रॉब्लम हो वो सारी कंसीडर होती हैं एज डिसअरिथमिया या फिर अरिथमिया। अब देखो, सिंपली कहे कि सर हार्ट की नॉर्मल रिदम क्या होती हैं, तो हम कहते हैं कि नॉर्मल साइनस रिदम इस नॉर्मल साइनस रिदम के अंदर आप कहते हो कि सर हार्ट के अंदर ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्शन जो प्रोड्यूस करेगा, ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट जो इंपल्स बनाएगा वो ओनली बाय एसए नोड होना चाहिए। जो भी हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलीज होने चाहिए वो ओनली बाय द एसए नोड होनी चाहिए। दूसरा, हार्ट की जो नॉर्मल कंडक्शन रिदम जो होनी चाहिए, जो रेट होनी चाहिए वो रेट होनी चाहिए 60 to 100 बीट पर मिनट ना। इसी रेट के अंदर हार्ट हमारा नॉर्मली रिदम करना चाहिए। तीसरा, हम कहते हैं कि जो भी हार्ट का जो पैटर्न होगा वो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए और ओवरऑल कार्डियक डायलेशन होना चाहिए। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन एंड टोटल कार्डियक डायलेशन, दैट नॉन एज हम कहते हैं दिस इज द नॉर्मल पैटर्न। तो हम कहते हैं कि ईच एंड एवरी कार्डियक साइकिल फर्स्ट होना चाहिए सर आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल, देन होना चाहिए आपका सेकेंड वन वेंट्रिकल सिस्टोल, और वेंट्रिकल सिस्टोल होने के बाद में थर्ड वन होना चाहिए कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। इसी पैटर्न में आपका हार्ट चलना चाहिए, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल सिस्टोल, देन वेंट्रिकल सिस्टोल, देन कार्डियक डायस्टोल। अब देखो, वहीं आपके होनी चाहिए नॉर्मल ईसीजी पैटर्न, नॉर्मल ईसीजी पैटर्न होना चाहिए। नॉर्मल ईसीजी पैटर्न में हम कहते हैं कि नॉर्मल ईसीजी पैटर्न कैसे होता है सर, तो आप कहोगे कि सर हमारी हार्ट के अंदर जो ईसीजी हमें देखने को मिलती है वो कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। मींस हार्ट के अंदर ईसीजी में हम कहते हैं कि सर पी वेव आती है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है, टी वेव आती है। दिस इज द नॉर्मल ईसीजी। अब इन द सिनेरियो आप हम समझते हैं कि फॉर एग्जांपल कि पी वेव अगर आ रही है तो पी वेव आने का जो टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए वो टाइम ड्यूरेशन 0.08 सेकेंड होना चाहिए। सर जो पी आर इंटरवल है, ये जो पी है और ये आर वेव है, इन दोनों के बीच का जो इंटरवल होना चाहिए ये नॉर्मल इंटरवल 0.12 सेकेंड से लेके 0.20 सेकेंड होना चाहिए। जो सर हम पढ़ते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ये वाला जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स के बीच में जो टाइम होना चाहिए ये टाइम ड्यूरेशन 0.06 सेकेंड से लेके 0.10 सेकेंड का होना चाहिए। वहीं आपसे कही कि सर ये जो लास्ट में जो S और ये जो T हैं, इन दोनों के सेगमेंट का जो टाइम होना चाहिए वो नॉर्मल टाइम होना चाहिए 0.08 सेकेंड से लेके 0.12 सेकेंड। एंड द लास्ट वन जो टी वेव आनी चाहिए उस टी वेव का जो टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 0.10 सेकेंड से लेके 0.20 सेकेंड। ये नॉर्मल ईसीजी के टाइम ड्यूरेशन की बात होती है। अब इसमें कुछ भी अबनॉर्मलिटी हो वो डायरेक्टली कंसीडर होगा ईसीजी में, दिस इज द अरिथमिया। अब हम कहते हैं कि सर पी वेव कब आती है, तो आप कहोगे सर पी वेव आएगी जब आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट या मैं कहूँ आपसे एट्रियल जब सिस्टोल होगा, जब एट्रियल सिस्टोल होगा तब आपकी पी वेव देखने को मिलेगी। वहीं पे सर पी आर इंटरवल क्या है कि सर जो एट्रियल ने कॉन्ट्रैक्शन बनाए, जस्ट लाइक ए दिस इज, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ये मान लो आपका हार्ट है और ये हार्ट के अंदर हम कहते हैं दिस वन इज द राइट एट्रियम
this one it is the left atrium, this one it is the right ventricle and the last one this is the left ventricle. हम कहते हैं जो भी कंडक्शन सिस्टम होगा वो यहाँ से एस से नोड है. अब एस से नोड ने इंपल्स जब एवी नोड को देगा तब एट्रियल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट. और जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो गई उस समय आपकी पी वेव आनी चाहिए. वहीं पे जब ये जो टाइम ड्यूरेशन है जहां से एवी नोड से आपके कॉन्ट्रैक्शन बंडल ऑफ हिस्स से लेके परकिंजे फाइबर में गई, मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो गया बट अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इंपल्स आगे जा रहे हैं और जो जा रहे हैं इंपल्स वो टाइम ड्यूरेशन कहलाएगा आपका पी आर इंटरवल. वो ड्यूरेशन आपका कहलाता है पी आर इंटरवल, जहां एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो चुका होता है पर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है. उन दोनों के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है वो इंटरवल आपका होता है पी आर इंटरवल. और जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा और उस कॉम्प्लेक्स को हम बोलेंगे, तो कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है, इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं सर दैट नॉन एज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, तो आप कहोगे सर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमारा जब बनेगा जब हमारे वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे. सारी बातें ध्यान से देना, सारी बातें यहीं पे डिस्कस कर लेंगे. वेंट्रिकल आपका सिस्टोल होगा, उन सिनेरियो में आपकी बननी चाहिए दैट नॉन एज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब पी वेव बनेगी, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा. एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट अभी नहीं हुआ है, जो सिग्नल है वो बंडल ऑफ हिस्स से परकेंजे फाइबर में जा रहे हैं, वो जो ड्यूरेशन है जहां से एवी नोड जितना डिले करेगा वो कहलाता है आपका पी आर इंटरवल. अब जैसे ही वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन गए, वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपकी ईसीजी में बनता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. अब सोचो कि आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हैं, अब वेंट्रिकल को डायस्टॉल होना है, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है और डायस्टॉल होने वाले हैं, इन दोनों के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन लगता है वो आपका होता है दैट इज नॉन एज एसटी सेगमेंट. और जब वेंट्रिकल आपके डायस्टॉल हो जाए उन समय आपको देखने को मिलती है टी वेव, दैट नॉन एज आपके वेंट्रिकल डायस्टॉल है. सिंपल सी कहानी है सर कि जब भी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा देन पी वेव बनेगी, जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जब भी वेंट्रिकल डायस्टॉल होंगे तो टी वेव बनेगी, है ना. एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, इन दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन आपका कहलाता है पी आर इंटरवल. वहीं पे आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, वेंट्रिकल को डायस्टॉल होना है, उन दोनों के बीच का टाइम ड्यूरेशन आपका कहलाता है एसटी सेगमेंट. अब इन पूरी टोटल कहानी के अंदर इट इज द टोटल जो आपने पढ़ा नॉर्मल साइनस रिदम, इस नॉर्मल साइनस रिदम में जो भी प्रॉब्लम होगी वो कंसीडर होगा एज अ अरिथमिया, दैट नॉन एज डिसअरिथमिया. चलो आगे बढ़ते हैं हम. वहीं पे हम कहते हैं कि आपके टाइप्स ऑफ अरिथमिया जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ अरिथमिया. टाइप्स ऑफ अरिथमिया, सर टाइप्स ऑफ अरिथमिया में कौन कौन से टाइप्स ऑफ अरिथमिया आते हैं, तो सर आपको याद रखना है अरिथमिया के टाइप में आते हैं आपके एक्स्ट्रा बीट अरिथमिया, एक्स्ट्रा बीट अरिथमिया. इसके अलावा आपके टाइप्स में देखने को मिलता है सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया, सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया. वहीं आपको देखने को मिलता है वेंट्रिकुलर अरिथमिया, वेंट्रिकुलर अरिथमिया. एंड द लास्ट वन आपको देखने को मिलता है दैट नॉन एज डिसअरिथमिया, या फिर मैं आपसे कहता हूं ब्रेडी अरिथमिया. डिसअरिथमिया में आता है आपका ब्रेडी अरिथमिया. तो आप कहते हो कि सर हार्ट की जो अरिथमिया है वो चार टाइप के होते हैं, एक्स्ट्रा बीट अरिथमिया, सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया, वेंट्रिकुलर अरिथमिया एंड ब्रेडी अरिथमिया. चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स की, दैट नॉन एज एक्स्ट्रा बीट अरिथमिया. ये जो एक्स्ट्रा बीट अरिथमिया है यहां पे लिखता हूं मैं एक्स्ट्रा बीट अरिथमिया. ये अरिथमिया एक्स्ट्रा बीट का मतलब हार्ट के अंदर कोई ना कोई एक बीट है जो कि एक्स्ट्रा आ रही है, दैट नॉन एज कहलाया एक्स्ट्रा बीट अरिथमिया. ये हो सकता है कि आपका प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, और वहीं पे आपका देखने को मिल सकता है प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. देखना भावी नर्सिंग ऑफिसरों यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है. हम कहते हैं कि जब भी हार्ट के अंदर क्या है एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. एट्रियल अपने इंपल्स बना देता है तब पी वेव बनती है, और वेंट्रिकल अपने कॉन्ट्रैक्शन जब करता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है. पर इन सिनेरियो के अंदर प्री मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन होता है. प्री मैच्योर का मतलब जब एक बार एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है इससे नोड से और वहीं पे कुछ एक्टोपिक रिलीज की वजह से एक बार और कॉन्ट्रैक्ट होता है,
तो एक बार हो चुका फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट नॉन एज एक्स्ट्रा जो बीट आती है वो एट्रियम में आ रही है, और एक्स्ट्रा बीट अगर एट्रियम में आती है तो ईसीजी में हमें एक्स्ट्रा पी वेव मिलेगी। वहीं पे वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, पर वहीं पे वेंट्रिकल परकिंजिया फाइबर एक एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। वो तमाम चीजें कैसे होती है अभी जो स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। देखो, अगर वहीं आपसे कहे कि प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है तो आप कहोगे प्री मैच्योर एक्टोपिक कॉन्ट्रैक्शन इन एट्रियम। एट्रियम के अंदर प्री मैच्योर एक्टोपिक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, वो एट्रियम में देखने को मिला। अब एट्रियम में देखने को मिलेगा तो आपको ईसीजी के अंदर एक्स्ट्रा पी वेव देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा पी वेव आपको देखने को मिलेगी एट द रेगुलर इंटरवल। सारी बातें ध्यान देना यार, एट द रेगुलर इंटरवल मतलब जो ईसीजी के अंदर पी वेव बनेगी, पर ये पी वेव एक रेगुलर इंटरवल के बाद में आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। मतलब ऐसे नोड में कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, देन आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, वहीं पे एट्रियल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके बाद एक्टोपिक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब अब आपको एक्स्ट्रा पी वेव देखने को मिलेगी। वो पी वेव कुछ भी हो सकती है, कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि एक आपकी नॉर्मल ईसीजी आई है, देन आपका नॉर्मल पी वेव आई, नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया। दूसरी ईसीजी भी आपकी नॉर्मल है, नॉर्मल पी वेव, नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। हो सकता है तीसरे में प्रॉब्लम हो कि तीसरे में पी वेव जो होगी वो पी वेव जैसी आई और वो पी वेव में एक्टोपिक रिलीज भी हुआ, दैट नॉन एज अबनॉर्मल पी वेव देखने को मिली। ये जो अबनॉर्मल पी वेव है ये पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल के बाद हो सकती है। मतलब हर दूसरी ईसीजी में प्रॉब्लम हो सकती है, हर सेकेंड ईसीजी में प्रॉब्लम हो सकती है, हर थर्ड ईसीजी में प्रॉब्लम हो सकती है, 4 में हो सकती है, दैट नॉन एज उसके लिए हम टर्म अलग अलग यूज करते हैं। अब देखो वहीं पे हम कहते हैं कि यहाँ पे जो हमारी पी वेव जो एक्स्ट्रा बनती है, ये पी वेव हमारी अगर वहीं पे हम बात करें कि पी वेव जो है दैट नॉन एज बाइजीमिनल प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। बाइजीमिनल प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब जो प्रॉब्लम जो होती है, प्रॉब्लम या जो अबनॉर्मल जो है वो अबनॉर्मल आपकी सेकेंड ईसीजी होती है, दैट नॉन एज बाइजीमिनल। मतलब पहली ईसीजी तो नॉर्मल है पर सेकेंड ईसीजी के अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, अबनॉर्मल देखने को मिलेगी, इसलिए टर्म यूज करते हैं बाइजीमिनल। वही टर्म यूज किया जाता है दैट नॉन एज ट्राइजीमिनल। ट्राइजीमिनल प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मतलब जो अबनॉर्मल पी वेव जो आएगी वो आएगी दैट नॉन एज थर्ड ईसीजी में, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ट्राइजीमिनल प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। वहीं पे आपकी आ जाए क्वाड्रिजीमिनल। क्वाड्रिजीमिनल प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन मींस फोर्थ नंबर की ईसीजी के अंदर अबनॉर्मल होगा, दैट नॉन एज कहलाएगा क्वाड्रिजीमिनल प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ओवरऑल द बात का मतलब एक ही है कि ईसीजी नॉर्मल चलती है लेकिन पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में एक अबनॉर्मल एक्टोपिक रिलीज की वजह से, एट्रियम में रिलीज की वजह से अबनॉर्मल पी वेव देखने को मिलती है, दैट नॉन एज एक्स्ट्रा बीट आई है। ऐसे नोड की बीट तो है ही है लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं एट्रियम के अंदर एक्स्ट्रा बीट आती है, दैट नॉन एज कहलाता है आपका एक्स्ट्रा बीट एरिथमिया, दैट नॉन एज एट्रियल एरिथमिया। तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। प्री मैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन क्या है, सेम सिनेरियो है कि सर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अपने नॉर्मल रिदम में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वहीं पे कुछ पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल के बाद में परकिंजिया फाइबर अपने कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, परकिंजिया फाइबर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, परकिंजिया फाइबर ने अपने कॉन्ट्रैक्शन कर दिए, दैट नॉन एज प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, परकिंजिया फाइबर एक्स्ट्रा बीट में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हम कहते हैं दिस इज द एक्स्ट्रा बीट इन वेंट्रिकल। और एक्स्ट्रा बीट इन द वेंट्रिकल ईसीजी के पैटर्न में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। तो प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कब होंगे, तो हम कहेंगे जब आपके पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर अबनॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जब देखने को मिलेगा, है ना। तो हम कहते हैं यहाँ पे प्री मैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, तो यहाँ पे लिखना है यहाँ पे कि अबनॉर्मल वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन परकिंजिया फाइबर। तो परकिंजिया फाइबर के अंदर अबनॉर्मल वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा, दैट नॉन एज प्री मैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्स्ट्रा बीट की वजह से होंगे। तो यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन ईसीजी एट रेगुलर इंटरवल, एट द रेगुलर इंटरवल। सेम कहानी है, एट द रेगुलर इंटरवल। अब ये रेगुलर इंटरवल सेम हो सकता है, मतलब अगर आपसे बोला जाए कि बाइजीमिनल प्री मैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सेकेंड ईसीजी अब नॉर्मल है, सेकेंड ईसीजी में आपको अब नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ट्राइजीमिनल प्री मैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब थर्ड ईसीजी के अंदर आपको अब नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। क्वाड्रिजीमिनल का मतलब प्री मैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन मींस फोर्थ ईसीजी में आपको अब नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। भावी नर्सिंग ऑफिसरों, मैं आपको इमेज बताता हूँ यहाँ पे ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए, तब आप देखना यहाँ पे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ ये एक आपकी ईसीजी आई है, ईसीजी पैटर्न आया है, यहाँ देखना ये आपकी एक आपकी ईसीजी पैटर्न आपको देखने को ये मिल रहा है, ये देखो दिस वन इज द। तो ये अगर आपको ईसीजी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, इस ईसीजी में आपको देखने को मिल रहा होगा कि सर ये तो सारी हमें तो नॉर्मली दिखती है, हमें तो कुछ अबनॉर्मल दिखता ही नहीं है ना, यही तो दिखना है। देखो यहाँ पे ईसीजी नंबर फर्स्ट, इसी तो ईसीजी नंबर सेकेंड, ये थर्ड, फोर, 5 और 6, इसमें प्रॉब्लम जो है वो ईसीजी नंबर 6 में है ना, 6 में। हमें पूरा पैटर्न देखना पड़ेगा, देन हमें पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे पी वेव जो बन रही है, सर हमारी ईसीजी कहाँ चली गई, अरे ईसीजी कहीं भाग गई है, अभी निकालते ईसीजी को। चलो देखो ये आ गई, अब देखो यहाँ पे। तो हम कहते हैं इन वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है सर कि हमारी पी वेव जो है वो यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ पे भी पी वेव नॉर्मल है, पी वेव नॉर्मल है ना, पी वेव नॉर्मल है, यहाँ पे भी देखो पी वेव नॉर्मल है, यहाँ पे भी पी वेव नॉर्मल है। पर वहीं पे इस वाले पैटर्न में अगर मैं देख रहा हूँ तो पी वेव जो होती है वो अब नॉर्मल पैटर्न को फॉलो कर रही है, पी वेव जो है वो अब नॉर्मल पैटर्न को फॉलो कर रही है। मतलब यहाँ जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलेगी वो इस वाले पार्ट में देखने को मिल रही है, दैट नॉन एज प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। ये जो प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिल रहा है ईसीजी में, दैट नॉन एज कहलाता है प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एक्स्ट्रा बीट अरिथमिया। देखना कैसे है कि सर नॉर्मल ईसीजी में पी वेव सारी नॉर्मल है, पर यहाँ पे अगर देखूंगा तो पी वेव जो है वो पीक जा रही है ना। नॉर्मल पी वेव क्या होनी चाहिए, थोड़ी स्लाइड होनी चाहिए है ना, लॉन्ग इंटरवल होना चाहिए, स्लाइड होनी चाहिए, और टाइम ड्यूरेशन है वो 0.08 सेकंड का होना चाहिए। पर यहाँ पे अगर मैं ईसीजी ये देख रहा हूँ, इस ईसीजी में हमें पीक देखने को मिल रही है। तो पीक देखने को मिली, इसका मतलब ये अब नॉर्मल एक्टोपिक रिलीज की वजह से हो रहा है, अब नॉर्मल एक्टोपिक रिलीज की वजह से देखने को मिल रहा है। दैट नॉलेज हम कहेंगे दिस इज द प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो जब भी सवाल आपका प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का है तो वो डायरेक्टली हमें देखना है पी वेव। और सर पी वेव में हमें क्या देखना है कि सर जो टोटल ईसीजी में देखूँ तो मैं इस वाली ईसीजी, ये ईसीजी, ये ईसीजी, ये ईसीजी, सारी ईसीजी में जो पी वेव हो वो सेम आ रही है, सेम पी वेव आ रही है। पर वहीं पे एक रेगुलर इंटरवल के बाद में जब मैं पी वेव को देखने गया तो ये पी वेव मेरी अब नॉर्मल देखने को मिली, जहां पे पीक पी वेव देखने को मिली, दैट नॉन है इट इज द एक्टोपिक रिलीज। और एक्टोपिक रिलीज पी वेव है, इसका मतलब एट्रियम में है, दैट नॉन कहलाएगा आपका प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। समझ आया। वहीं पे आपसे बोला जाए प्री मेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की, तो अगेन आपको ईसीजी देखने को मिलती है प्री मेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की, दिस वन इट इज द प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब देखना भावी नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे अगेन आप देखोगे तो अगेन होना क्या चाहिए सर, हमारा होना क्या चाहिए कि ये जो पी वेव आएगी उसके बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा, देन टी वेव आएगी, ये नॉर्मल होना चाहिए। अगर प्री मेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो प्रॉब्लम किस में आएगी सर, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में आएगी। मतलब ये पी वेव आई है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया है, और एक अबनॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया है, फिर टी वेव आई है। ये जो अबनॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया है इसका मतलब परकिंजीय फाइबर ने अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन किया है, इसलिए यहाँ पे अब नॉर्मल हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिला है। अब देखो यहाँ पे पहली जो सिनेरियो है ये बाइजीमिनल है, बाइजीमिनल मतलब हर सेकेंड बीट में प्रॉब्लम है। देखो पहली ईसीजी जो आ रही है ये ईसीजी, इसमें नॉर्मल पैटर्न है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अप साइड जा रहा है, नॉर्मल पैटर्न है। पर सेकेंड ईसीजी जब मैं देख रहा हूँ तो ये अपवर्ड जाने के बाद में ये नीचे की तरफ चला गया, तो नीचे की तरफ चला गया मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, और एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मतलब वेंट्रिकल में हुआ। अगेन देखो ये थर्ड वन ईसीजी आपकी अगेन नॉर्मल है, तो आप कहोगे
कि थर्ड वन ईसीजी हमारी अगेन क्या है, नॉर्मल। और वहीं पे 4-1 ईसीजी की बात करें तो आप कहोगे ये जो सेकंड वाली ईसीजी वापस आई, इसके अंदर अब नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिला। अगेन यहाँ पे भी देखो तो आप कहोगे पी ईसीजी की पीक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, नीचे की तरफ ईसीजी आ रही है, इसका मतलब अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो देखने को मिल रहा है वो कहाँ देखने को मिल रहा है, तो आप कहोगे अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन जो हमें देखने को मिला है वो देखने को मिल रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में। ईसीजी नंबर सेकंड अगर आपको मैं बताऊं तो ये आपकी ईसीजी नंबर सेकंड, और ईसीजी नंबर सेकंड के अंदर देखना कि सर पहली ईसीजी, सेकंड ईसीजी, थर्ड ईसीजी में प्रॉब्लम है, दैट नॉन इट इज द ट्राइजीमिनल प्री मैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, जहां पे जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है उस समय नीचे की तरफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक और आ रहा है, इसका मतलब एक्टोपिक रिलीज है, परकिंजिया फाइबर जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट नॉन एज प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ईसीजी में इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम, इसमें प्रॉब्लम, पर हर थर्ड ईसीजी में प्रॉब्लम है। मैंने कहा था जो प्रॉब्लम आती है वो रेगुलर इंटरवल में आती है, हर सेकेंड बीट को छोड़ के आ सकती है, या 2 ईसीजी नॉर्मल आ सकती है, तीसरी ईसीजी में प्रॉब्लम है, या 3 ईसीजी नॉर्मल आ सकती है, चौथी ईसीजी में प्रॉब्लम है। जैसे अमीज नंबर आपको थर्ड देखने को मिल रही है, यहाँ पे पहली ईसीजी, सेकेंड ईसीजी, थर्ड ईसीजी नॉर्मल है, पर 4 ईसीजी पैटर्न में अगर देखा जाए तो 4 ईसीजी पैटर्न में अबनॉर्मल पैटर्न देखने को मिल रहा है, और ये अबनॉर्मल पैटर्न हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, हमें मिल रहा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में। इसका मतलब दिस इज द प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। भाभी नर्सिंग ऑफिसर थोड़ा ध्यान देना, ये जो प्री मैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, मैं यहाँ पे कर लिखता हूँ, ये जो प्री मैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ये 2 पैटर्न में हो सकते हैं। प्री मैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन 2 पैटर्न में हो सकते हैं। एक पैटर्न होता है जिसे हम बोलते हैं आर फिनोमिना, आर फिनोमिना, और दूसरा पैटर्न हमें देखने को मिलता है उसे हम बोलते हैं टी फिनोमिना, आर फिनोमिना एंड द टी फिनोमिना। आर फिनोमिना का मतलब जब आपकी ईसीजी पैटर्न के अंदर पी क्यू आर, जब आर कॉम्प्लेक्स आया उस समय एक्स्ट्रा एक्टोपिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ वेंट्रिकल में, तो आपको इसी समय आपको देखने को मिलेगा दैट नॉन एज एक अबनॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, दैट नॉन एज कब मिला, जब आर पैटर्न आया था ईसीजी में, तो ये फिनोमिना कहलाता है आर फिनोमिना। पर वहीं पे आपसे बोला जाए कि टी फिनोमिना क्या है, तो ईसीजी में पी वेव आई है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया है, अब जब टी वेव आने वाली है उससे पहले, टी वेव से पहले आपको डाउनवर्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिला है, दैट वन इट इज द टी फिनोमिना। तो कब आया है, जब आपकी वेंट्रिकुलर डायस्टोल होने वाले थे। अब दोनों प्रॉब्लम में ज्यादा डेंजर प्रॉब्लम कौन सी है, जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब आर वेव आ रही है तब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है, उसी समय एक एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट और आ गया, तो एक हम कहते हैं कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट है, उसी समय फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दैट नॉन एज हमें मिलेगा आर फिनोमिना। पर जब वेंट्रिकल हमारा डायस्टोल होने वाला है, टी वेव जब हमारे आने वाली है, वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब ये डायस्टोल होने वाला है, उसी समय वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दैट नॉन एज कहलाता है टी फिनोमिना। तो ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, ज़्यादा जो डेंजर है वो तब है कि जब वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, तब वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद में जब वो कॉन्ट्रैक्ट डायस्टोल होने वाला है उसी समय वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो डायस्टोल होने का टाइम ही नहीं मिला। जब डायस्टोल होने का टाइम ही नहीं मिला, दैट नॉन एज टी फिनोमिना। जब वेंट्रिकल हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, अब इसे डायस्टोल होना है, और ये डायस्टोल होना है, नॉर्मल डायस्टोल होगा, पर ये जब भी डायस्टोल होने वाली फेज में जाता है फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दैट नॉन एज प्रॉब्लम जो एक्टोपिक रिलीज हो रही है वो डायस्टोल के टाइम रिलीज हो रही है, दैट नॉन एज कहलाता है टी फिनोमिना। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसी समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक्टोपिक रिलीज से, दैट नॉन एज आर फिनोमिना, पर जब वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा है उस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट नॉन एज टी फिनोमिना। तो मैं कहूंगा कि आर फिनोमिना जो है वो लेस डेंजर होता है, लेस डेंजर, इसमें ज़्यादा डेंजर रिक्वायरमेंट नहीं है, और इसमें स्पेशली कहूँ तो नो ट्रीटमेंट रिक्वायर, यहाँ पे ज़्यादा कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। क्यों ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसी समय फिर से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ड्यू टू द एक्टोपिक रिलीज, उस समय प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो मुझे तब है जब मेरा वेंट्रिकल डायस्टोल हो रहा है उसी समय फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, डायस्टोल के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब टी फिनोमिना में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इट इज द मोर डेंजर, इट इज द मोर डेंजर। यहाँ पे रिक्वायर द ट्रीटमेंट, रिक्वायर ट्रीटमेंट। तो भावी नर्सिंग ऑफिसरों आपने पहली चीज पढ़ी है दैट नोन एज एक्स्ट्रा बीट अरिथमिया। एक्स्ट्रा बीट अरिथमिया या तो पी वेव में देखने को मिलता है या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स।
मीन्स एक्स्ट्रा जो बीट अरिथमिया है या तो एट्रियल अरिथमिया होगा या वेंट्रिकल अरिथमिया होगा। प्रॉब्लम या तो एट्रियम में है या वेंट्रिकल में है। ईसीजी के पैटर्न से आप देख पाओगे, ईसीजी में अगर अबनॉर्मल पी वेव है, अबनॉर्मल पी वेव एट द रेगुलर इंटरवल, दैट नॉन एज आपका कहलाएगा प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और वहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि अबनॉर्मल ईसीजी के अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एट द रेगुलर इंटरवल, दैट मींस इट इज द प्री मैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। पवन नर्सिंग ऑफिसरों आगे बढ़ते हैं। देखो वहीं पे दूसरा अरिथमिया आपने कहा दैट नॉन एज सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया, सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया। सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया में, सुप्रा वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकुलर के ऊपर। अब वेंट्रिकल के ऊपर क्या होता है? एट्रियम। तो हम कहेंगे ये वाली हमारी, अगेन दिस इज द ब्यूटीफुल हार्ट, है ना, दिस इज द ब्यूटीफुल हार्ट। भावी नर्सिंग ऑफिसर देखो यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो सुप्रा वेंट्रिकुलर है, मतलब वेंट्रिकुलर तो नॉर्मल है, प्रॉब्लम किस में हो रही है सर? एट्रियम में प्रॉब्लम है। और जब एट्रियम में प्रॉब्लम है तो एट्रियम के अंदर दो जगह पे, एक तो होगा पेस मेकर, फर्स्ट पेस मेकर और सेकंड पेस मेकर। फर्स्ट पेस मेकर ऑफ हार्ट दैट नोन एज एसए नोड, सेकंड पेस मेकर ऑफ हार्ट दैट नोन एज एवी नोड। तो प्रॉब्लम या तो एसए नोड में है या एवी नोड में है, दैट नोन एज कहलाया सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया, है ना। अगर प्रॉब्लम जो है हमारी वो प्रॉब्लम अगर एसए नोड में है, प्रॉब्लम अगर एसए नोड में है तो दो बीमारी आती हैं दैट नोन एज एट्रियल फ्लटर अरिथमिया, और दूसरा हमारा देखने को मिलता है दैट नोन एज एट्रियल फिब्रिलेशन अरिथमिया। एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन। दूसरी प्रॉब्लम जो आनी चाहिए वो आ सकती है मे बी एवी नोड में, और एवी नोड में प्रॉब्लम होगी तो दो बीमारियां हो सकती है। एक तो देखने को मिल सकता है आपको WPW सिंड्रोम, WPW सिंड्रोम। WPW सिंड्रोम का फुल फॉर्म अगर आप मेरे से कह रहे हो, इसकी फुल फॉर्म होगी वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। बताने वाले यही भाई साहब थे, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम का मतलब एसए नोड से कॉन्ट्रैक्शन एवी नोड के पास जाने चाहिए, इंपल्स एवी नोड के पास, देन बंडल ऑफ हीज, देन परकिंजी फाइबर। पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पैथवे ले लेता है, बाईपास कर देता है चैनल को। मतलब एसए नोड से एवी नोड पर सिग्नल जाने चाहिए, एसए नोड के बाद इंपल्स एवी नोड पे जाने चाहिए, देन बंडल ऑफ हीज, देन परकिंजी फाइबर। पर इम्पल्स जो है वो एसए नोड से डायरेक्ट बंडल ऑफ हीज में चले जाए, बाईपास कर ले एवी नोड को, दैट नॉन एज कहलाता है WPW सिंड्रोम, है ना। वहीं पे दूसरी चीज आपको देखने को मिलती है एवी नोड में, एवी नोडल ब्लॉक, एवी नोडल ब्लॉक। और एवी नोडल ब्लॉक के अंदर आपको देखने को मिलता है दैट नॉन एज फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकेंड डिग्री ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री ब्लॉक। देखना भाभी नर्सिंग ऑफिस रूम। सबसे पहले हम बात करते हैं दैट नॉन एज एट्रियल फ्लटर की। ऐसे नोड में सबसे पहले बात करते हैं हम एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फ्लटर। सर एट्रियल फ्लटर क्या है? अब देखना भावी नर्सिंग ऑफिस, इधर देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका अगेन ब्यूटीफुल हार्ट है, ये ब्यूटीफुल हार्ट है, यहाँ पे जो इम्पल्स आने चाहिए वो इम्पल्स कैसे ट्रेवल करने चाहिए कि ऐसे नोड अगर इम्पल्स दे तो वो इम्पल्स हमारे एवी नोड पे जाने चाहिए, देन बंडल ऑफ हीज, देन परकिंजी फाइबर। इसी प्रकार से इम्पल्स ट्रेवल करने चाहिए। बट एट्रियल फ्लटर में क्या होता है? एट्रियल फ्लटर में ऐसे नोड अपने कॉन्ट्रैक्शन देते हैं, ऐसे नोड अपने कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करता है, इम्पल्स को जनरेट करता है, वो इम्पल्स एवी नोड के पास जाते हैं, है ना, एवी नोड के पास गए। अब क्या हुआ कि जो इम्पल्स एवी नोड के पास गई, ये इम्पल्स जो इम्पल्स एवी नोड के पास गए हैं, ये वाले देखो यहाँ पे हम कहते हैं कि ऐसे नोड जो इम्पल्स देगा वो एवी नोड के पास गए, तो ऐसे नोड ने इम्पल्स दिए, वो एवी नोड के पास आए। अब ये एवी नोड से इम्पल्स कहाँ जाने चाहिए? बंडल ऑफ हीज। कहाँ जाने चाहिए? बंडल ऑफ हीज। पर ये बंडल ऑफ हीज में ना जाके वापस से चले जाते हैं नियर टू द सुपीरियर वेना कावा, वापस से चले गए नियर टू द सुपीरियर वेना कावा, एंड ये वापस घूम के फिर वापस आ गए लगभग ट्राइकस्पिक वॉल के पास। यहीं पे क्या प्रेजेंट है आपका? ट्राइकस्पिक वॉल। यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका ट्राइकस्पिड वॉल। देखो
यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी सुपीरियर वेना कावा। तो एसए नोड के इम्पल्स गए कहाँ, एवी नोड से। अब बंडल ऑफ हिच में ना जाके वापस से चले गए सुपीरियर वेना कावा, फिर वापस आ गए ट्राइकस्पिड वॉल पे, फिर चले गए सुपीरियर वेना कावा, फिर आ गए ट्राइकस्पिड वॉल पे, फिर चला गया सुपीरियर वेना कावा, फिर आ गए ट्राइकस्पिड वॉल। मतलब जो इम्पल्स हैं वो बाहर बार घूम रहे हैं, वो एट्रियम में ही घूम रहे हैं। फिर एक रेगुलर इंटरवल के बाद में ये इम्पल्स बंडल ऑफ हिच में जाएगा, फिर परकिंजी फाइबर में जाएगा। समझ आया? अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ आप कहते हो कि सर एट्रियल फ्लटर में होता क्या है। एट्रियल फ्लटर में री एंट्री ऑफ रिदम इन एट्रियम, री एंट्री ऑफ रिदम इन एट्रियम ऑन कहां पे होती है सर, केवो ट्राइकस्पिड। कहां होती है, केवो ट्राइकस्पिड। तो केवो ट्राइकस्पिड के अंदर ही बार बार एट्रियम में ही इंपल्स घूमते रहते हैं। अब सोचना, जब ऐसे नोड से इंपल्स एवी नोड पे आए तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, है ना। अब वो मुझे क्या कॉन्ट्रैक्ट करवाने, वेंट्रिकल, पर इंपल्स तो आगे गए ही नहीं, वापस कहां चले गए, अगेन चले गए सुपीरियर वेना कावा के पास में, फिर वापस कहां गए, ट्राइकस्पिड वॉल, फिर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। तो जितनी बार जो है वो इम्पल्स जो एट्रियम में ही घूमते रहेंगे, जितनी बार रिदम एट्रियम में ही घूमती रहेगी, तो बार बार एट्रियम ही कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा। जब इम्पल्स आपकी बंडल ऑफ हिच से परकिंजी फाइबर में गई तब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया। तो मल्टीपल टाइम एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, क्योंकि इम्पल्स जो है वो एट्रियम में घूम रही है। जब वो बंडल ऑफ हिच और परकिंजी फाइबर में जाएगी तब वेंट्रिकल में घूमेगा, तब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो री एंट्री रिदम इन द एट्रियम दैट नॉन एज कहलाता है आपका एट्रियल फ्लटर, कहलाता है आपका एट्रियल फ्लटर। और एट्रियल फ्लटर हुआ तो देन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एट्रियल फ्लटर के अंदर, अगर एट्रियल फ्लटर आपका देखने को मिलेगा तो आप कहोगे सर यहाँ पे ईसीजी में क्या मिलेगा हमें। तो ईसीजी के अंदर आपको मल्टीपल पी वेव देखने को मिलेगी, मल्टीपल पी वेव देखने को मिलेगी। और मल्टीपल पी वेव क्यों देखने को मिल रही है, क्योंकि रीसर्कम ऑफ रिदम हो रहा है, रिदम जो है वो एट्रियम में ही बार बार घूम रहा है। दैट नॉन एज मल्टीपल पी वेव इन द ईसीजी हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे जब हम कहते हैं तो एट्रियल का जो कॉन्ट्रैक्शन बार बार हो जाता है, तो एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की जो रेट होती है वो रेट लगभग 120 से लेके 300 बीट पर मिनट हो जाती है। इतनी बार जो है वो इम्पल्स एट्रियम में घूमते रहते हैं, देन वेंट्रिकल पे जाते हैं, देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो मल्टीपल टाइम आपको पी वेव देखने को मिलेगी। और ये जो मल्टीपल टाइम पी वेव पी वेव पी वेव पी वेव पी वेव, देन आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, है ना। तो मल्टीपल हमें पी वेव देखने को मिलती है। ये जो मल्टीपल पी वेव इस प्रकार से पी वेव पी वेव पी वेव पी वेव, देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, समझाया। तो मल्टीपल जो पी वेव है इसको ही हम बोलते हैं सॉ टूथ पी वेव, सॉ टूथ पी वेव, या फिर इसी को हम कहते हैं मल्टीपल पी वेव। तो मल्टीपल पी वेव हमें देखने को मिले दैट नॉन एज, दिस इज द कंडीशन दैट नॉन एज एट्रियल फ्लटर है। और मल्टीपल पी वेव क्यों आ रही है, क्योंकि इम्पल्स जो है वो बार बार री एंट्री सर्किट बना रहा है, वो बना रहा है आपके एट्रियम के अंदर। सर ये कैसे बनाता है, अब देखो यहाँ पे अगर आप समझ पा रहे हो तो ये देखना, सारी चीजें यही क्लियर करेंगे इसी क्लास में। देखो यहाँ पे ये कहोगे कि अगेन आपका जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है, यहाँ पे एसए नोड आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है, तो आप कहोगे कि सर ये हमारा हो गया एसए नोड, ये हमारा हो गया एबी नोड। तो एक बार कॉन्ट्रैक्शन एसए नोड से कहाँ चला गया, एबी नोड, देन कहाँ जाना चाहिए, बंडल ऑफ हिच और परकिंजी फाइबर। पर ये इम्पल्स इसी के बीच में बार बार घूमते रहते हैं, ऑन द केवो ट्राइकस्पिक पैडल के अंदर, स्तमस के अंदर बार बार सर्किट करते रहते हैं। दैट नॉन जितनी बार सर्किट करेंगे उतनी बार आपकी पी वेव पी वेव पी वेव पी वेव देखने को मिलेगी, देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। जब इंपल्स नीचे जाएगा तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो मल्टीपल पी वेव, सॉ टूथ पी वेव, ये जो ईसीजी पैटर्न में देखने को मिलता है दैट नॉन है दिस इज द एट्रियल फ्लटर, इस वन इज द एट्रियल फ्लटर। और वहीं पे आपसे कहूँ कि एट्रियल फ्लटर के अंदर जो हमें ईसीजी पैटर्न जो देखने को मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो मैंने कहा आपको मल्टीपल टाइम पे पी वेव देखने को मिलेगी। देखना भाभी नर्सिंग ऑफिसर, ये देखो ईसीजी पैटर्न। तो आप कहोगे इस ईसीजी पैटर्न में क्या हो रहा है, तो आप कहोगे भावी नर्सिंग ऑफिसरों इस ईसीजी पैटर्न के अंदर हमें मल्टीपल टाइम पी वेव देखने को मिल रही है, मल्टीपल टाइम पी वेव। और ये जो मल्टीपल टाइम पी वेव जो देखने को मिल रही है, ये जितनी बार पी वेव आ रही है उतनी बार री एंट्री सर्किट बन रहा है,
री एंट्री सर्किट बन रहा है, मतलब बार बार एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और बार बार एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दैट नॉन एज कंडीशन आपकी देखने को मिलेगी एट्रियल फ्लटर। तो ईसीजी पैटर्न जो एग्जाम आपसे पूछे जहां पे आपको मल्टीपल पी वेव देखने को मिले, दैट नॉन एज आप कहना ये जो ईसीजी है वो हमारी एट्रियल फ्लटर की है ना। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, दैट नॉन एज दूसरी कंडीशन हमारी, उसे हम बोलते हैं एट्रियल फ्लटर, दूसरी एट्रियल फिब्रिलेशन। तो नेक्स्ट वन हम पढ़ते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में। एट्रियल फिब्रिलेशन, सर एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर ये जो एट्रियम है, अगेन मैं बना देता हूं, ये आपका ब्यूटीफुल हार्ट मान लो, ये ब्यूटीफुल हार्ट, और ये हमारा राइट एट्रियम। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन देना है वो कॉन्ट्रैक्शन किसको देना है, तो आप कहोगे सर एसए नोड को देना है। पर वहीं पे एट्रियम में क्या होता है कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स डेवलप हो जाते हैं, मल्टीपल फोकाई डेवलप हो जाते हैं। तो एसए नोड तो इंपल्स देते ही हैं, साथ साथ एट्रियम में मल्टीपल फोकाई बन जाते हैं, और मल्टीपल फोकाई बनने की वजह से हर फोकाई अपने इंपल्स को रिलीज कर रहा होता है। तो सिर्फ एट्रियम में एसए नोड ही रिलीज नहीं कर रहा, मल्टीपल फोकाई, वो सारे फोकाई जो हैं वो इंपल्स को रिलीज कर रहे हैं। तो बार बार एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बार बार एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। अब मल्टीपल जो फोकाई हैं वो इतने पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन नहीं देगा कि आपकी जो है वो पीक पी वेव बने, पर ये जो ज्यादातर जो है वो ई मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन दे रहे होते हैं, ई मैच्योर इंपल्स रिलीज करते हैं। क्यों रिलीज करते हैं, क्योंकि मल्टीपल फोकाई है, एट्रियम में फाइब्रोसिस डेवलप हो गया। तो एट्रियल फिब्रिलेशन तब देखने को मिलता है जब हम कहते हैं यहाँ पे एट्रियम के अंदर एट्रियम फाइब्रोसिस डेवलप हो जाए। अब एट्रियम फाइब्रोसिस होगा तो मल्टीपल फोकाई बनेंगे, मल्टीपल फोकाई बनेंगे, और जब मल्टीपल फोकाई हैं ये मल्टीपल फोकाई कॉन्ट्रैक्शन देंगे। अब मल्टीपल फोकाई कॉन्ट्रैक्शन दे रहे हैं इन द सिंगल बीट के अंदर, सिंगल बीट में मल्टीपल फोकाई कॉन्ट्रैक्शन देंगे तो मल्टीपल पी वेव बनेगी। पर ये पी वेव इतनी स्ट्रांग नहीं बनेगी जितनी स्ट्रांग एट्रियल फ्लटर में बन रही थी, क्योंकि एट्रियल फ्लटर में पूरा एक रिदम को ट्रेवल कर रहा था। तो हमारी पी वेव जो बन रही थी वो लॉन्ग पी वेव बन रही थी, बड़ा अच्छे से पी वेव पी वेव पी वेव पी वेव, देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। पर यहाँ पे जब मल्टीपल फोकाई हैं, ये मल्टीपल फोकाई क्या कर रहे हैं, अपने सिग्नल रिलीज कर रहे हैं, पर ये जो इंपल्स रिलीज करते हैं ये इमैच्योर इंपल्स होते हैं, और इमैच्योर इंपल्स होने पर हमारी जो पी वेव है वो पी वेव ऐसे वाइब्रेटिंग टाइप की पी वेव देखने को मिलती है, देन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। तो वाइब्रेटिंग पी वेव, वाइब्रेटिंग पी वेव जो हमें देखने को मिलती है, दैट नॉलेज देखने को मिलती है एट्रियल फिब्रिलेशन। और कई बार तो ये इतनी नैरो होती है पी वेव कि आप ईसीजी पैटर्न में देख ही नहीं पाते, तो आप कहते हो नो डेफिनेट पी वेव, डेफिनेटेड पी वेव, ये पी वेव हमें डेफिनेट ही नहीं हो पा रही, दैट नॉलेज हम कहेंगे दिस इज द एट्रियल फिब्रिलेशन। तो एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, मल्टीपल फोकाई बन जाते हैं राइट एट्रियम में, हर फोकाई अपनी इंपल्स रिलीज कर रहा होता है, और ये रिलीज जो कर रहा होता है बहुत ही नैरो अमाउंट पे मल्टीपल जगह से रिलीज कर रहा होता है। एट्रियम जो है वो वाइब्रेट कर रहा होता है, और जितनी बार एट्रियम वाइब्रेट करेगा उतनी बार वाइब्रेटिंग पी वेव ईसीजी पैटर्न में देखने को मिलेगी, दैट नॉन एज कंडीशन आपकी कहलाती है एट्रियल फिब्रिलेशन। और सर एट्रियल फिब्रिलेशन अगर हुआ तो देन आपकी जो ईसीजी पैटर्न में आपको कैसे देखने को मिलेगा, तो भावी नर्सिंग ऑफिसर देखना, यहाँ से आपको सारी बातें क्लियर करवाते हैं आगे। दिस वन ईसीजी पैटर्न दैट नॉन एज आपका कहलाता है, ये वाला जो ईसीजी पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। सर हमारी सर ईसीजी भाग गई, कहीं नहीं भागी है, अभी आ जाएगी। चलो देखो, ये वाली जो ईसीजी पैटर्न हमें देखने को मिला है, दिस वन ईसीजी पैटर्न दैट नॉलेज हम कहेंगे ये कहानी हमारी हो रही है, दिस इज वन एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होगा, नो डेफिनेटिव पी वेव, पी वेव को हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, है ना, वाइब्रेटिंग टाइप की पी वेव आ रही है। और ये जो वाइब्रेटिंग टाइप की पी वेव देखने को मिलेगी, द कंडीशन इन द ईसीजी दैट नॉन एज एट्रियल फिब्रिलेशन। और ये वाइब्रेटिंग पी वेव क्यों आ रही है, क्योंकि मल्टीपल फोकाई बन चुके हैं, मल्टीपल फोकाई इन राइट एट्रियम। तो जितने मल्टीपल फोकाई बनेंगे हर फोकाई अपने इंपल्स को रिलीज कर रहा होता है, तो यहाँ पे आपको वाइब्रेटिंग पी वेव देखने को मिलती है। तो आप कहोगे यहाँ पे हमें देखने को मिलती है दैट नॉन एज वाइब्रेटिंग पी वेव, वाइब्रेटिंग पी वेव। तो जब भी आपके एग्जाम नॉट सेट सवाल पूछिए जहाँ पे आपको वाइब्रेटिंग पी वेव देखने को मिले, तो ठोक के आना आंसर दिस इज द एट्रियल फिब्रिलेशन।
एट्रियल फ्लटर जिसमें मल्टीपल पी वेव देखने को मिलेगी, 100 टूथ पी वेव देखने को मिलेगी। पर वहीं एट्रियल फिब्रिलेशन में मल्टीपल फोकाई बन जाते हैं तो वाइब्रेटिंग पी वेव या नो डेफिनेटिव पी वेव हमें देखने को मिलेगी ऑन द ईसीजी पैटर्न। द कंडीशन कहलाती है, दिस इज द ऐसे नोडल प्रॉब्लम जिसमें आती है एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन। वहीं वेंट्रिकल में चले जाते हैं, एवी नोड के पास चले जाते हैं। तो एवी नोड में दो कहानी आपने पढ़ी है, एक WPW सिंड्रोम जो कि बाईपास चैनल बना देता है, और वहीं पे आता है आपका एवी नोडल ब्लॉक। तो वहीं पे एवी नोड में हम कहते हैं सबसे अच्छी बीमारी जिसमें मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, जहां आप ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हो, दैट नॉलेज कहलाता है आपका एवी नोड ब्लॉक। और एवी नोड ब्लॉक इसी हम बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। एवी नोड ब्लॉक या इसी को हम बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। ये हार्ट ब्लॉक 3 प्रकार से होता है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। आपसे बोले एवी नोडल ब्लॉक, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ हार्ट ब्लॉक यही है, दैट नोन एज एवी नोडल ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री एंड द थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होगा, ये मान लो आपका अगेन हार्ट है और यहाँ पे जो इम्पल्स जो रिलीज कर रहा है वो अगेन आपका एसए नोड रिलीज कर रहा है, या आप कह रहे हो एसए नोड रिलीज कर रहा है। तो एसए नोड जो इम्पल्स है वो एवी नोड को देता है। अब एवी नोड क्या कर रहा है, एवी नोड ब्लॉक मतलब प्रॉब्लम एवी नोड में है। तो एवी नोड क्या करता है, इस इम्पल्स को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रख लेता है, कॉमनली होल्ड करता है 0.1 सेकंड के लिए, पर ये 0.1 सेकंड से ज्यादा होल्ड करके रखता है ना, थोड़ी देर अपने पास होल्ड करके रखेगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन आगे की तरफ दे देगा, है ना। फिर अगेन कॉन्ट्रैक्शन आपके बंडल ऑफ हीज में चले जाएंगे, परकिंजिया फाइबर में चले जाएंगे। पर यहाँ पे एवी नोड क्या करता है, एवी नोडल डिले देखने को मिलता है, एवी नोडल डिले देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको एवी नोडल डिले मिलेगा जहां पे हम कहते हैं कि ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्शन produced by एट्रियम हर कॉन्ट्रैक्शन को प्रोड्यूस करेगा, एंड वही कॉन्ट्रैक्शन अगेन रिच टू वेंट्रिकल होते हैं, रिच टू वेंट्रिकल मतलब जितने कॉन्ट्रैक्शन एट्रियम बनाता है वो सारे कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल तक जाते हैं, पासवे होते हैं, पर वो जो एवी नोड है उस कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करके रख लेता है। अब एवी नोड जितना होल्ड करके रखेगा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, अब एवी नोड ने होल्ड करके रखा, अब वेंट्रिकल तक नहीं गए, जितनी देर तक इंपल्स आगे तक नहीं जाएंगे उतनी देर तक आपका पीआर इंटरवल बढ़ता जाएगा ना, पीआर इंटरवल बढ़ता जाएगा, क्योंकि एवी नोड होल्ड कर रहा है। एसए नोड ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एवी नोड के पास इंपल्स है, अब एवी नोड ने होल्ड कर दिया, वेंट्रिकल तक जा नहीं रहे, अब वेंट्रिकल नहीं जा रहे तो वेंट्रिकल अभी डायस्टॉल है, अब थोड़ी देर होल्ड करके रखता है, फिर आगे की तरफ ट्रांसफर जैसे ही करेगा वेंट्रिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक एक माइनर सी कंडीशन ये होती है कि एवी नोड अपने इंपल्स को कुछ देर तक अपने पास रख लेता है, देन आगे की तरफ रिलीज करता है। जितनी देर तक रखेगा उतनी देर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के बीच में टाइम ड्यूरेशन का बढ़ना, दैट नॉन एज पीआर इंटरवल का बढ़ना कहलाएगा, पीआर इंटरवल का बढ़ना कहलाएगा। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक जो हमारा होगा, इस फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में ईसीजी पैटर्न में आपको मिलेगा इंक्रीज पीआर इंटरवल, इंक्रीज पीआर इंटरवल। बट आपसे ये बोला जाए, बट ऑलवेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा, ऑलवेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट, ऑलवेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट मतलब पीआर इंटरवल तो बढ़ेगा पर ऑलवेज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो प्रेजेंट होगा, दैट नॉलेज हम कहेंगे दिस वन इट इज द फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में ज्यादा कुछ नहीं, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने वाले होते हैं, पर उनमें जो इंपल्स जो जाना है वो एवी नोड से होते हुए जाना है, एवी नोड उस कॉन्ट्रैक्शन को अपने पास होल्ड करके रख देता है। तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब वेंट्रिकल अब बेचारा वेट कर रहा है कि कब मेरे पास इंपल्स आए, अब जितनी देर तक वेट करेगा उतनी देर तक पीआर इंटरवल बढ़ता जाएगा, है ना। पर हर कॉन्ट्रैक्शन जो ऐसे नोड से रिलीज हुआ है वो बंडल ऑफ हीज तक जाएगा, परकिंजिया फाइबर तक जाएगा, कोई भी इंपल्स बीच में गायब नहीं होगा, बस इंपल्स जो है वो होल्ड हो जाएगा कुछ देर तक, दैट नॉलेज कहलाता है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, दैट नॉलेज उसी को हम बोलते हैं एवी नोडल डिले, एवी नोड जो है वो डिले कर रहा है। चल यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि सर इसकी ईसीजी में हमें क्या मिलेगा,
तो मैं आपसे कहूँगा इसकी ईसीजी में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसकी ईसीजी में आपको देखने को मिलता है वो इंक्रीज पीआर इंटरवल देखने को मिलता है, इंक्रीज पीआर इंटरवल देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगेन देखो, तो आप कहते हो ये अगेन हमारी ईसीजी पैटर्न, और ईसीजी पैटर्न के अंदर हम कहते हैं ये हमारा ईसीजी पैटर्न हो गया। इस ईसीजी पैटर्न में क्या हो रहा है, तो आप कहोगे सर इस ईसीजी पैटर्न के अंदर हमें ये जो है दैट नॉन एज पी वेव, दिस वन इट इज द आर, तो ये पी आर जो इंटरवल है ये बढ़ा हुआ है, पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ है, लॉन्ग पी आर इंटरवल है, और ये पी आर इंटरवल हर किसी ईसीजी पैटर्न में बढ़ा हुआ मिलेगा। नॉर्मली पी आर इंटरवल आपने कितना पढ़ा है, 0.12 सेकंड से 0.20 सेकंड, मैक्सिमम कितना 0.20 सेकंड। यहाँ पे देखो एक पूरा ब्लॉक तो यही हो गया, उसके अलावा 3 ये और हो गए, तो एक पूरा ब्लॉक, ये पूरा ब्लॉक जो आप कहते हो ये जो टोटल ब्लॉक है आपका, ये टोटल ब्लॉक आपका होता है 0.20 सेकंड का, ये टोटल ब्लॉक होता है आपका 0.20 सेकंड का। इस टोटल ब्लॉक में 5 छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, 5 छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं। इस एक छोटे ब्लॉक का मान होता है 0.04 सेकंड, 0.04 सेकंड। तो एक छोटे छोटे 5 ब्लॉक बना के एक बड़ा ब्लॉक बनाते हैं, और एक बड़े ब्लॉक का मान होता है 0.20 सेकंड। समझ गए? अब देखो यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि ये देखो यहाँ ले लो, ये ईसीजी पैटर्न में पी वेव यहाँ बन रही है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आर यहाँ बन रहा है, पी आर इंटरवल में देखो तो एक बड़ा ब्लॉक तो यही खत्म हो गया, 3 ये खत्म हो गए, एक यहाँ पे, तो हमारा जो पी आर इंटरवल है मोर देन 20 सेकंड है, इसका मतलब इंक्रीज पी आर इंटरवल है। और ये इंक्रीज पी आर इंटरवल हर ईसीजी पैटर्न में हमें देखने को मिलेगा, हर ईसीजी पैटर्न में हमें देखने को मिलेगा। तो हम कहते हैं कि यह पी आर इंटरवल हमें इस वाली ईसीजी में भी देखने को मिल रहा है, ये पी आर इंटरवल हमें हर प्रकार की ईसीजी में देखने को मिल रहा है। तो आप कहोगे सर कि ये पी आर इंटरवल हमें हर किसी ईसीजी पैटर्न में देखने को मिल रहा है। अगेन ये पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ, अगेन ये पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ। तो ईसीजी पैटर्न देखना, और ईसीजी पैटर्न में इंक्रीज पी आर इंटरवल आपको देखने को मिले, इंक्रीज पी आर इंटरवल, लेकिन हर इंटरवल के बाद में ये जरूर देखना कि पी वेव के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हर ईसीजी पैटर्न में बनना चाहिए, क्योंकि जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करता है वो वेंट्रिकल तक जाते हैं, ऑलवेज जाते हैं, बस कुछ समय के लिए एवी नोड उन कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड कर देता है, तो जितनी देर होल्ड करेगा उतना पी आर इंटरवल बढ़ेगा। तो हर पी वेव के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का आना जरूरी है, और वो पैटर्न इस ईसीजी में आ रहा है। दूसरा, पी आर इंटरवल हर ईसीजी पैटर्न में बढ़ा हुआ है, दैट नोन एज यहाँ पे एबी नोड जो है इंपल्स को डिले कर रहा है, दिस वन इट इज द फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक है। चलो आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट वन आपसे कहूं, नेक्स्ट वन इट इज द सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक, नेक्स्ट वन इट इज द सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक। सर ये सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक क्या होगा, तो अगेन देखना यार, सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक के अंदर हम कहते हैं सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक क्या होता है, तो यहां पे मोस्ट ऑफ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट बाई एट्रियम, मोस्ट ऑफ वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो जनरेट करेगा वो एट्रियम ही करेगा, है ना। देखो एट्रियम एंड रिच टू वेंट्रिकल, जो कॉन्ट्रैक्शन जो मोस्ट ऑफ जनरेट करेगा वो एट्रियम करेगा, और कहाँ ट्रेवल होगा, वेंट्रिकल के अंदर ट्रेवल होगा। तो सर ये तो नॉर्मल है कि एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन रिलीज कर रहा है और वेंट्रिकल तक जा रहे हैं, ये तो नॉर्मल पैटर्न है, कहानी यहीं पे है। बट some way of contraction not transfer in ventricle, है ना। जितने भी मोस्ट ऑफ वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एट्रियम ही रिलीज कर रहा होता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज करता है देन वेंट्रिकल में जाते हैं, पर जितने एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करता है जितनी बार, उनमें से कुछ जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको एवी नोड खा जाता है, आगे ट्रांसफर नहीं करता। फर्स्ट डिग्री में क्या था, जितने एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन है वो सारे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जितनी बार पीवे उतनी बार ही आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा। पर सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक में क्या हुआ कि जितने कॉन्ट्रैक्शन आपके एट्रियम कर रहे थे उन कॉन्ट्रैक्शन में वेंट्रिकल उतनी ही कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्शन है वो ईवी नोड खा जाएगा।
सारे ट्रांसफर नहीं करेगा। मतलब अगर मैं कहता हूं कि 60 कॉन्ट्रैक्शन अगर एटीएम रिलीज कर रहा है तो 50 कॉन्ट्रैक्शन ही वेंट्रिकल में आ रहे हैं, 10 कॉन्ट्रैक्शन खा जा रहा है। दैट नोन एज सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसमें सम वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नॉट ट्रांसफर टू द वेंट्रिकल, कुछ कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल तक जाते ही नहीं है, एवी नोड उसे खा जाता है। दैट नोन एज कहलाएगा आपका सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, है ना। अब देखो सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसे हम बोलते हैं मॉर्बिड्स फर्स्ट, और दूसरे टाइप का कहलाता है मॉर्बिड्स सेकेंड। देखो अभी तक हमें सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में इतना समझ आया है कि जितने भी वे ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एट्रियम रिलीज करता है वो सारे वेंट्रिकल तक ट्रांसफर नहीं होते, कुछ कॉन्ट्रैक्शन खा जाता है। अब ये दो प्रकार के पैटर्न फॉलो करता है, मॉर्बिड फर्स्ट एंड मॉर्बिड सेकंड। हाँ, एग्जाम में एक सवाल आपसे पूछा था कि मॉर्बिड फर्स्ट का दूसरा नाम क्या है। इसी का दूसरा नाम कहलाता है वैन के बक्स, है ना। इसी को दूसरे नाम पे बोलते हैं वैन के बक्स। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, जो मॉर्बिड फर्स्ट है इसमें क्या होता है कि सर इट इज द मोर कॉमन, सबसे कॉमन यही है, मोर कॉमन रिवर्सिबल कंडीशन है। मतलब ये कंडीशन ट्रीट आउट हो सकती है, रिवर्सिबल कंडीशन होती है। तीसरा लेस डेंजर होती है, लेस डेंजर होती है। पर वहीं पे ये लेस कॉमन होता है मॉर्बिड सेकेंड। पर अगर किसी को मॉर्बिड सेकेंड हो गया ये इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल एंड द मोर डेंजर है, मोर डेंजर। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मॉर्बिड फर्स्ट एंड मॉर्बिड सेकंड? अब देखना यार, मॉर्बिड फर्स्ट और मॉर्बिड सेकंड की बात अगर हम करें तो सर मैं आपसे कहूंगा कि मॉर्बिड फर्स्ट के अंदर इंक्रीज होता है पीआर इंटरवल, पीआर इंटरवल मोर देन 0.20 सेकेंड। पीआर इंटरवल बढ़ेगा जो कि कॉमन बीमारी है, क्योंकि ऐसे नोड अगेन कॉन्ट्रैक्शन एटीएम कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, वो तमाम कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकल तक नहीं जा रहे, कुछ जा रहे हैं, जब तक जा रहे हैं तब तक ठीक है, पर कुछ कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड कर रहा है और कुछ को गायब ही कर रहा है। तो जितनी देर होल्ड करेगा उतनी देर पीआर इंटरवल तो बढ़ेगा, जो कि फर्स्ट डिग्री में ऑलरेडी हो चुका है। सेकेंड डिग्री फर्स्ट डिग्री का ही सीवियर रूप है, जहां पे पीआर इंटरवल कुछ सेकंड को होल्ड करता है और कुछ इंपल्स को तो खा ही जाता है। अब जितनी बार होल्ड करेगा उतना पीआर इंटरवल बढ़ेगा। तो ये पीआर इंटरवल बढ़ता जाता है। मतलब ऐसे नोड, मान लो कि ऐसे एटीएम कॉन्ट्रैक्शन हुआ और एबी नोड के पास इंपल्स गए, उसने कुछ देर तक होल्ड किया, फिर आगे की तरफ ट्रांसफर कर दिए। दूसरी बार इसने ज्यादा देर तक होल्ड किया, फिर ट्रांसफर किया। तीसरी बार और ज्यादा देर तक होल्ड किया, फिर ट्रांसफर किया। चौथी बार खा गया, ट्रांसफर ही नहीं किया। और जैसे ही ट्रांसफर नहीं किया देन अगेन वापस एटीएम कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वापस कम देर के लिए अपने पास होल्ड किया। सेकंड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, थोड़ी और देर के लिए होल्ड किया। थर्ड कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर और ज्यादा देर तक होल्ड किया। फोर्थ कॉन्ट्रैक्शन हुआ, खा गया। मतलब हर चौथी ईसीजी के अंदर वो क्या कर रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अब्सेंट हो रहा है। ये पैटर्न कुछ भी हो सकता है। तो हम कहते हैं कि जो ईसीजी पैटर्न आप देखोगे तो उसमें पीआर इंटरवल बढ़ता जाएगा। पीआर इंटरवल पहले कम है, फिर और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। दैट नॉलेज कहलाता है मॉर्बिड फर्स्ट। मॉर्बिड फर्स्ट का मतलब मैं आपको बताऊं कि मैं कहूंगा कि ये सर ये पी वेव है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये टी वेव है। अगेन ये पी वेव है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये टी वेव है। अगेन ये पी वेव है और ये टी वेव है। देखो दिस वन इट इज द पी क्यू आर एस टी, दिस वन इज द पी क्यू आर एस टी, दिस वन इज पी, दिस वन इज द टी। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ ही रहेगा, मोर देन 0.20 सेकेंड। तो मान लेते हैं ये पीआर इंटरवल आपका 0.22 सेकेंड का है। तो इस बार अगली ईसीजी में और ज्यादा बड़ा होगा पीआर इंटरवल, तो हम कहेंगे ये लगभग 0.26 सेकेंड हो गया, और ज्यादा बढ़ गया। एंड लास्ट वन अगर देखो, यही बढ़ता बढ़ता पैटर्न जाते हुए एक जगह पे जाएगा और यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो अब्सेंट है, अब्सेंट है ना। तो पीआर इंटरवल बढ़ता जाता है, जब तक बढ़ता है जब तक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अब्सेंट ना हो जाए। जैसे ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अब्सेंट होगा ये पैटर्न अगेन फॉलो होगा, फिर वापस से कम पीआर इंटरवल, और बढ़ेगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब, पीआर इंटरवल और कम, और बड़ा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब। तो पीआर इंटरवल बढ़ता जाता है, जब तक बढ़ता है जब तक कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अब्सेंट ना हो जाओ। दैट नॉन एज, ये कंडीशन आपकी कहलाती है सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, मॉर्बिड फर्स्ट, है ना। इट इज द रिवर्सिबल कंडीशन, इट इज द लेस डेंजर कंडीशन, है ना। इसको हम बोलते हैं वैन के बॉक्स। पर वहीं पे
मॉर्बिड सेकंड की बात अगर मैं कहूं तो मॉर्बिड सेकंड में क्या होता है कि यहां पे भी इंक्रीज होता है पीआर इंटरवल, इंक्रीज पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल तो बढ़ना ही है क्योंकि एवी नोडल डिले है। जितने भी टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर है, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, सब में एवी नोडल डिले होता है। तो पीआर इंटरवल मोर देन 20 सेकेंड। पर पीआर इंटरवल, इट इज द इंक्रीज पीआर इंटरवल इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जब ईसीजी पैटर्न आपका आएगा, पीआर इंटरवल बढ़ता है लेकिन कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहने का मतलब ये मैं आपको बताऊं कि मान लो ये पी वेव है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ये टी वेव है। अगेन पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, अगेन पी वेव एंड द, अगेन मैं कहूंगा दिस वन इज द पी वेव एंड दिस वन इज द टी वेव। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी एंड द टी। अब देखो जितना पी आर इंटरवल, मान लो कि यहाँ पे पी आर इंटरवल बढ़ा हुआ है, मान लेते हैं कि ये 0.22 सेकेंड है, बढ़ा हुआ तो रहेगा, 0.22 सेकेंड है। तो नेक्स्ट ईसीजी पैटर्न में भी पी आर इंटरवल 0.22 सेकेंड ही रहेगा। मतलब पी आर इंटरवल फर्स्ट, मॉर्बिड फर्स्ट में क्या होता है, पी आर इंटरवल बढ़ता जाता है, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब होता है, और जैसे ही गायब हुआ अगेन वापस से रिवर्स हो जाता है, फिर वही पी आर इंटरवल बढ़ता जाएगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब होगा। बट अगर मॉर्बिड सेकेंड की अगर मैं बात करूं तो मॉर्बिड सेकेंड में क्या होता है, पी आर इंटरवल कॉन्स्टेंट रहता है। जितना पहली ईसीजी में पी आर इंटरवल है उतना ही दूसरी ईसीजी में पी आर इंटरवल होगा, उतना ही तीसरी ईसीजी में पी आर इंटरवल होगा, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होगा। तो कांस्टेंट पीआर इंटरवल विद द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट, that known as morbid second, this one है morbid second। अब भावी नर्सिंग ऑफिसरों आपको ईसीजी पैटर्न दिखाते हैं और ईसीजी पैटर्न से समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं हमारा दिस इज द ईसीजी पैटर्न, और मान लेते हैं ये हमारा ईसीजी पैटर्न है। देखो बढ़िया से डिस्प्ले हो रहा होगा आपके बोर्ड पे। अब देखो यहाँ पे आगे, तो हमने कहा ये जो हमें मॉर्बिड फर्स्ट है, इसी मॉर्बिड फर्स्ट को हम बोलते हैं वैन के बक्स, इसको हम बोलते हैं वैन के बक्स। और मॉर्बिड फर्स्ट में क्या हो रहा है सर, पीआर इंटरवल बढ़ता जाता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होता है। तो अब देखो यहाँ पे ये पीआर इंटरवल, दिस इज द पीआर इंटरवल, ये पीआर इंटरवल और ज़्यादा बढ़ा, ये पीआर इंटरवल और ज़्यादा बढ़ा, और यहाँ पे पी वेव आई, अगेन यहाँ पे टी वेव देखने को मिलती है ना। लास्ट हम ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे टी वेव आई होगी, तभी तो आगे पी वेव आई होगी। हम कहते हैं ये पी वेव, यहाँ पे हम कहते हैं दिस वन इज द पी वेव, पी वेव, और ये मानते हैं कि हम यहाँ पे टी वेव होगी, है ना। अब देखो यहाँ पे पी वेव है, ये आर है, ये पी है, ये आर है, ये पी है, ये आर है। और अगर मैं तीनों ईसीजी के पैटर्न में देखूँ तो यहाँ पी आर इंटरवल कम है, मतलब बढ़ा हुआ तो है पर इतना नहीं बढ़ा हुआ। बढ़ा हुआ तो ऑलवेज रहेगा, ऑलवेज मोर देन 0.22 सेकेंड, 0.20 सेकेंड, मतलब 0.20 सेकेंड से ज़्यादा होगा। पर ये 0.20 सेकेंड से ज़्यादा है, पर ये और ज़्यादा है, ये फिर और ज़्यादा इंटरवल बढ़ रहा है, और यहाँ पे तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब ही हो गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब हो गया। अगेन यह वाला जो पीआर इंटरवल होगा और ये वाला पीआर इंटरवल, ये दोनों सेम होंगे, ये भी सेम, मतलब पैटर्न फिर वापस से सिमिलर आता है, रिपीट होता है। तो पीआर इंटरवल बढ़ता जाता है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब हो जाता है, ये ईसीजी कहलाती है मॉर्बिड फर्स्ट। मॉर्बिड सेकंड में क्या होता है, पीआर इंटरवल कांस्टेंट रहता है विद द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ईसीजी नंबर पैटर्न 2 देखूं तो जितना पीआर इंटरवल आपको फर्स्ट ईसीजी में मिलता है उतना ही पीआर इंटरवल सेकंड ईसीजी में, उतना ही थर्ड ईसीजी में। पीआर इंटरवल बढ़ा हुआ होता है लेकिन कांस्टेंट रहता है, मतलब अगर यहाँ टाइम आपको 0.22 सेकंड लग रहा है तो यहाँ पे भी पीआर इंटरवल 0.22 सेकंड का ही होगा, यहाँ पे भी 0.22 सेकंड का ही होगा, और यहाँ जाके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट हो गया, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट हुआ है। that known as constant PR interval with the QRS complex absent. This is the morbid second. morbid first में क्या हो रहा है, PR interval रेगुलरली बढ़ रहा है with the QRS complex absent हो रहा है। पावी नर्सिंग ऑफिसरों आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो देखो वहीं पे थर्ड, वहीं पे हम कहते हैं दिस इज द सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। लास्ट वन हमारा बढ़ता है दैट नोन एज थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक। और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होगा सर, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में
ऐसे नोड इम्पल्स जो देता है वो एवी नोड के पास जाते हैं, पर एवी नोड से आगे जाते ही नहीं है। मतलब एट्रियम तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो होता ही रहता है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो अपनी खुद के इंपल्स की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब कोई भी ऐसे नोड का कॉन्ट्रैक्शन बंडल ऑफ हीच परकिंजे फाइबर तक नहीं जाता है ना। कोई भी ऐसे नोड का कॉन्ट्रैक्शन बंडल ऑफ हीच परकिंजे फाइबर तक नहीं जाता। मतलब एट्रियम अपना खुद का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है और वेंट्रिकल अपने खुद के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो दोनों सेपरेट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। कि सर सेपरेट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? कर सकते हैं, है ना। प्राइमरी जो पेसमेकर है वो ऐसे नोड है, ऐसे नोड खराब हुआ एवी नोड काम करता है, एवी नोड खराब हुआ परकिंजे फाइबर काम करते हैं, है ना। सारे पेसमेकर है। तो एट्रियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि जो आपके इंपल्स है वो एवी नोड तक ही जा रहे हैं, तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट यहां से आगे इंपल्स नहीं गए। वेंट्रिकल अपने परकिंजे फाइबर की हेल्प से कॉन्ट्रैक्ट करता है। ईसीजी में आपको क्या मिलती है? पी वे पी वे पी वे पी वे, और किसी पैटर्न में आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा। और जब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा तब आप कहोगे दिस इज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। भावी नर्सिंग ऑफिसर यहां बताता हूं, देखो यहां पे नो कम्युनिकेशन बिटवीन एट्रियम और वेंट्रिकल, कोई कम्युनिकेशन नहीं होता यहां पे। एट्रियम एंड और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यहां पे ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, दैट नोन एज थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक, जहां पे एवी नोड ने टोटली इंपल्स को ब्लॉक कर दिया कि अब ऐसे नोड के कोई भी इंपल्स जो है वो बंडल ऑफ हीच परकिंजे फाइबर तक नहीं जाएंगे। दैट नोन एज दिस इज द थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक। एंड थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक में आपको ईसीजी पैटर्न क्या देखने को मिलेगा? तो भावी नर्सिंग ऑफिसर आप कहोगे ईसीजी पैटर्न के अंदर हमें मल्टीपल पी वेव देखने को मिलेगी, और वहीं पे ईसीजी के कुछ पैटर्न में जाके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। दैट नोन एज थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक। और थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक की अगर मैं आपको इमेज बताऊं, ईसीजी पैटर्न बताऊं, तो दिस वन ईसीजी पैटर्न दैट नोन एज कंप्लीट हार्ड ब्लॉक, और कंप्लीट हार्ड ब्लॉक को ही बोलते हैं हम थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जितने कॉन्ट्रैक्शन रिलीज कर रहा है वो कॉन्ट्रैक्शन कौन रिलीज कर रहा है सर? एसए नोड। ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे ब्लॉक हो गए। यहाँ पे क्या है आपका? एवी नोड। तो एवी नोड ने सारे कॉन्ट्रैक्शन यहाँ ब्लॉक कर दिया, आगे ट्रांसफर नहीं कर रहा, आगे ट्रांसफर नहीं कर रहा। तो ये कॉन्ट्रैक्शन ओनली जो हो रहे हैं वो सेपरेट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और सेपरेट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रहा है उन सिनेरियो में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कि अगर सेपरेट आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन है तो आपको पी वेव पी वेव पी वेव पी वेव पी वेव पी वेव देखने को मिलेगी, है ना। अब देखो वहीं पे जो प्राइमरी पेसमेकर होता है वो कौन सा होता है? एसए नोड, जो अपने इंपल्स रिलीज करता है 60 to 100 बीट पर मिनट। अगर एसए नोड खराब हो जाए तो आपके एवी नोड भी अपने इंपल्स रिलीज कर सकता है, और एवी नोड अपने इंपल्स रिलीज करता है 40 to 60 बीट पर मिनट, ये रिलीज कर सकता है। और ये भी खराब हो जाए तो परकिंजे फाइबर आपके कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज कर सकते हैं 20 to 40 बीट पर मिनट कर सकते हैं, कैपेसिटी होती है इनमें, है ना। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन जो है वो एसए नोड से एवी नोड तक, एवी नोड ने सारे कॉन्ट्रैक्शन को, अगर यहाँ पे सारे कॉन्ट्रैक्शन जितने कॉन्ट्रैक्शन थे वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्शन को ब्लॉक कर दिए, तो यहाँ पे परकिंजे फाइबर अपने खुद के कॉन्ट्रैक्शन 20 to 40 बीट पर मिनट पर रिलीज करेगा। तो ईसीजी के किसी भी पैटर्न में आपको पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिल रहा है। मतलब पी वेव पी वेव पी वेव पी वेव, और किसी पैटर्न में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, अगेन पी वेव पी वेव पी वेव पी वेव। इस प्रकार की ईसीजी पैटर्न देखने को मिलता है, दैट नोन एज कंप्लीट हार्ड ब्लॉक, नो कम्युनिकेशन बिटवीन द एट्रियल एंड द वेंट्रिकल, दिस वन इज द कंप्लीट हार्ड ब्लॉक। ये हमारी कहानी आती है दैट नोन एज सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया। चलो वहीं पे थर्ड अरिथमिया आता है आपका वेंट्रिकुलर अरिथमिया। तो नर्सिंग ऑफिसरों थर्ड अरिथमिया आपका आता है दैट नोन एज वेंट्रिकुलर अरिथमिया। और वेंट्रिकुलर अरिथमिया में दो चीजें आती हैं, एक आती है आपका वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, और दूसरा आता है आपका वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, भावी नर्सिंग ऑफिसर ध्यान से देखना है। देखो अगर मैं आपसे कहूँ वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया में क्या है,
तो सर वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया के अंदर अगेन आपसे कहा जाए तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन रेट होती है, ट्रेकिकार्डिया मतलब 100 से ज़्यादा, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन रेट आपकी देखने को मिलती है लगभग 120 टू 300 बीट पर मिनट। 120 to 300 beat per minute. This is the contraction rate in the ventricular tachycardia. Ventricular tachycardia में भी सेम कहानी है जो एट्रियल फ्लटर में थी। यहां पे भी क्या मिलता है? री एंट्री सर्किट। री एंट्री सर्किट बिटवीन, सर कहां पे री एंट्री होती है? बंडल ऑफ हिच एंड परकिंजे फाइबर में। बंडल ऑफ हिच एंड परकिंजे फाइबर में। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ये आपका ब्यूटीफुल हार्ट है, दिस वन इट इज द ब्यूटीफुल हार्ट। अब देखो यहां पे वेंट्रिकल टैकीकार्डिया में क्या होता है? वेंट्रिकल टैकीकार्डिया में यहां से एसए नोड अपने इंपल्स देता है, वो एबी नोड के पास जाते हैं। एबी नोड से जो इंपल्स हैं वो बंडल ऑफ हिच में जाते हैं, और बंडल ऑफ हिच के कॉन्ट्रैक्शन अगेन परकिंजे फाइबर के पास चले जाते हैं। अब कहानी में ट्विस्ट यहां आता है सर कि जो हम देखना इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सर जो ये जो बंडल ऑफ हिच पे जो कॉन्ट्रैक्शन आए, ये कॉन्ट्रैक्शन परकिंजे फाइबर में ट्रांसफर हुए, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन एंड हो जाना चाहिए, पर यही कॉन्ट्रैक्शन अगेन चले जाते हैं बंडल ऑफ हिच के पास। बंडल ऑफ हिच अगेन कॉन्ट्रैक्शन देता है परकिंजे फाइबर के पास, ये अगेन जाएंगे बंडल ऑफ हिच परकिंजे फाइबर। तो एक सर्किट रिदम जो है वो देखने को मिलेगी बिटवीन द परकिंजे फाइबर एंड ऑल्सो आपके बंडल ऑफ हिच के बीच में। तो इंपल्स जो है वो वेंट्रिकल में ही घूमते रहेंगे, राइट लेफ्ट दोनों वेंट्रिकल में इंपल्स घूमते रहेंगे। दैट नॉन एज कहानी आपकी कहलाती है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। आप देखना जितनी बार वेंट्रिकल में इंपल्स घूमेंगे उतनी बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रियल ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल अब मल्टीपल टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। जितनी बार सर्किट जो है वो घूम रहा है उतनी बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब जितनी बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा ईसीजी पैटर्न में उतनी बार आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। तो ईसीजी में आपको फील ही नहीं होती पी वेव, आपको ईसीजी में फील होती है बड़े बड़े क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, रेगुलर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब जितनी बार क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं उतनी बार वेंट्रिकल जो है वो रीसर्किट रिदम में बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। दैट नॉन एज कंडीशन आपके कहलाती है वेंट्रिकुलर ट्रेकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर ट्रेकीकार्डिया कुछ प्रकार के होते हैं, तो मैं आपसे बताऊं तो ये देखो, अगर आप समझ पाओ तो ये देखो यहाँ पे अगेन आपके लिए एक इमेज डाल देते हैं। ये देखो ये इमेज, और इस इमेज में क्या हो रहा है कि यहाँ से आपका प्रेजेंट है दैट नॉन एज दिस वन इट इज द एवी नोड। अगेन यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन आए, अगेन यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन आए, तो ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो परकिंजे फाइबर तक गए और परकिंजे फाइबर से वापस से री एंट्री कर ली, री एंट्री कर ली, और री एंट्री करके किसको दिया? बंडल ऑफ हिच को। इसने फिर से किसको दिया? परकिंजे फाइबर। इसने अगेन किसको दे दिया? बंडल ऑफ हिच को। तो बार बार री सर्किट रिदम जो है वो वेंट्रिकल में घूमती रहती है, और री सर्किट रिदम का वेंट्रिकल में घूमते रहना इट इज द कंडीशन आपकी कहलाती है दैट नॉन एज वेंट्रिकुलर, दिस नॉन एज कहलाती है आपकी वेंट्रिकुलर ट्रेकीकार्डिया। दिस रिदम आपकी कहलाती है दैट नॉन एज वेंट्रिकुलर ट्रेकीकार्डिया। अब देखना भाभी नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे, अब जितनी बार वेंट्रिकल जो है वो जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उतनी ही बार आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। अगेन यहाँ पे अब जितनी बार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उतनी ही बार आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। मतलब आपको ईसीजी पैटर्न में लार्ज लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे, लार्ज लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, मल्टीपल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। कंटिन्यूस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ईसीजी पैटर्न में देखने को मिलेंगे। दैट नॉन एज कंडीशन कहलाती है आपकी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है? सेम जैसा एट्रियल फिब्रिलेशन में हो रहा था, यहाँ पे भी अगेन आपकी जो कॉन्ट्रैक्शन रेट है वो कॉन्ट्रैक्शन रेट लगभग 300 टू 600 बीट पर मिनट हो जाती है। 300 टू 600 बीट पर मिनट। यहाँ पे वेंट्रिकल्स के अंदर ये अगेन आपकी ब्यूटीफुल हार्ट, और दिस इज द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में अगेन मल्टीपल फोकाई बन जाते हैं, मल्टीपल फोकाई, और ये हर फोकाई अपने इंपल्स को रिलीज कर रहा होता है, हर फोकाई अपने इंपल्स रिलीज कर रहा होता है। तो वेंट्रिकल बार बार कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब ये जितने कॉन्ट्रैक्शन जो फोकाई से रिलीज होते हैं ये मैच्योर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते, तो मैच्योर नहीं होते तो हार्ट पूरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था। और वेंट्रिकल
पूरा पूरा जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है वो हो रहा होता है वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया में। यहाँ पे जो वेंट्रिकल जो है वो बार बार ऐसे वाइब्रेटिंग टाइप में कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और वाइब्रेटिंग टाइप में क्यों हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वेंट्रिकल में जो फोकाई है वो इंपल्स को रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेंगे, लेकिन नैरो नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको मिलते हैं स्मॉल स्मॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, स्मॉल स्मॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, है ना सर। ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पे फोकाई प्रेजेंट है, फाइब्रोसिस प्रेजेंट है, इसकी वजह से स्मॉल स्मॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेंगे। देखो ईसीजी पैटर्न में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे देखना भावी नर्सिंग ऑफिसरों, यहाँ पे ईसीजी पैटर्न देखना अगेन आपको देखने को मिलेगा। हाँ जी सर, यहाँ पे थोड़ा सा ईसीजी पैटर्न हुआ नहीं है, पर मैं अभी आपको बता देता हूँ। वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया। और वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया में सर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया हमें देखने को मिलेगा इस प्रकार से। तो अगर ऐसा हम देख रहे हैं तो इसमें हमें क्या मिल रहा है सर? यहाँ पे बड़े बड़े क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं, बस बड़े बड़े क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं। और ये जो बड़े बड़े क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स द कंडीशन कहलाती है वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, है ना। जहाँ पे क्या होता है, री सर्किट रिदम बन जाता है, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है वो बंडल ऑफ हिच पर समाप्त नहीं होते, सॉरी परकिंजे फाइबर पर समाप्त नहीं होते, ये अगेन बंडल ऑफ हिच को देता है, बंडल ऑफ हिच अगेन परकिंजे फाइबर को। तो आपको यहाँ पे वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलते हैं इन द वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया में। पर वहीं पे आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की बात करें तो हम कहेंगे कि स्मॉल स्मॉल हमें वाइब्रेटिंग टाइप के क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेंगे। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की बात करें तो आप कहोगे सर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में अगेन यहाँ पे ये सर सारी कहानी यहाँ पे बता रहे हैं। अगेन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पे डायरेक्टली जाते हैं हम, तो हम कहेंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या हो रहा है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वेंट्रिकल जो है वो इमेच्योर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इमेच्योर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो पैटर्न जो बनेगा वो एक अबनॉर्मल असिस्टमेटिक पैटर्न हमें देखने को मिलेगा। और अबनॉर्मल असिस्टमेटिक पैटर्न का बनना द कंडीशन हमारी कहलाती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि मल्टीपल फोकाई बन गए हैं, और इस मल्टीपल फोकाई बनने की वजह से हमें देखने को मिल रहे हैं अबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन दैट नॉन एज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, है ना। एंड दिस इज द लास्ट वन, हम कहते हैं अरिथमिया का लास्ट टाइप्स आता है दैट नॉन एज ब्रेडी अरिथमिया। ब्रेडी अरिथमिया सर, ब्रेडी अरिथमिया नथिंग बट इट इज द ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडी अरिथमिया, जिसमें जो हार्ट रेट होती है वो लेस देन 60 बीट पर मिनट होगी, दैट नॉलेज हमारी कहलाती है 60 बीट पर मिनट होगी, दैट नॉलेज कहलाता है ब्रेडी अरिथमिया। दिस ऑल आर द टाइप्स ऑफ अरिथमिया। अब जिस भी पर्सन को हमें ब्रेडी अरिथमिया होगा, जिसको भी ब्रेडी अरिथमिया है, उस ब्रेडी अरिथमिया वाले सिनेरियो में हमें डायरेक्टली पर्सन को डीओसी के रूप में हमें देनी होती है दैट नॉन एज एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट, है ना। तो हम डीओसी के रूप में यूज करते हैं एट्रोपिन सल्फेट इन द सिनेरियो ऑफ ब्रेडी अरिथमिया। पर अगर किसी पर्सन का कंटिन्यूसली ब्रेडी अरिथमिया रह रहा है तो आपको पर्सन को शिफ्ट करना पड़ेगा पेस मेकर पर। पेस मेकर, पेस मेकर दोनों प्रकार के होते हैं, टेम्पोरली भी होते हैं, टेम्पोरली और परमानेंट भी होते हैं। टेम्पोरली होते हैं वो एक्सटर्नल प्लेस करते हैं, और परमानेंट होते हैं वो उसे इंटरनल प्लेस करते हैं, इंटरनल प्लेस करते हैं इन द सिनेरियो ऑफ ब्रेडी अरिथमिया। पर वहीं पे अगर आपका देखने को मिल रहा है एक्स्ट्रा बीट अरिथमिया, एक्स्ट्रा बीट अरिथमिया, तो अगर एक्स्ट्रा बीट अरिथमिया है तो आपने कहा था एक्स्ट्रा बीट अरिथमिया क्या? प्रीमैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, प्रीमैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। प्रीमैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो मल्टीपल पी वे, प्रीमैच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलेगा एट द रेगुलर इंटरवल के अंदर, दैट नॉन एज एक्स्ट्रा बीट अरिथमिया। अब उसी एक्स्ट्रा बीट अरिथमिया में यहाँ पे आपको ऑलवेज चेक करना होता है, ऑलवेज चेक
बीपी और टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू परफ्यूजन किसका? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन टिश्यू परफ्यूजन। तो दो चीजें चेक करनी होती है जब भी कंडीशन आपकी एक्स्ट्रा बीट अरिथमिया हो, बीपी एंड ऑक्सीजन टिश्यू परफ्यूजन। ये जो दोनों चेक करते हैं हम, ये चेक करते हैं टू फाइंड आउट सीवियरिटी। सीवियरिटी कि कितनी सीवियरिटी में चला गया है। अगर इनमें प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, और अगर इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, बीपी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, टिश्यू परफ्यूजन नॉर्मल हो रहा है, तो इन सिनेरियो के अंदर हमें कोई भी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मेजरली यहाँ पे नो रिक्वायर द ट्रीटमेंट, यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट अगर आपको रिक्वायर हो रही है, इफ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे पर्सन को हम देते हैं बीटा ब्लॉकर। यहाँ पे पर्सन को हम दिया होता है बीटा ब्लॉकर, द कंडीशन ऑफ एक्स्ट्रा बीट अरिथमिया। वहीं पे हमने एक बीमारी और पढ़ी जिसका नाम था सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया। सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया। और सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया में आपको सीवियरिटी चेक करने के लिए आपको चेक करनी होती है ऑलवेज चेक वेंट्रिकल रिदम या वेंट्रिकल रेट। तो वेंट्रिकल रेट हम चेक करते हैं फॉर सीवियरिटी। सीवियरिटी के लिए हमें वेंट्रिकल रिदम को चेक करना होता है जब कंडीशन सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया, मतलब एट्रियम में जब प्रॉब्लम है तो आप वेंट्रिकल रेट चेक करो कि वेंट्रिकल नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कार्डियक आउटपुट नॉर्मल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वेंट्रिकल रेट नॉर्मल है तो नो रिक्वायर द ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट फिर भी आपसे बोला जाए कि नहीं सर हमें तो ट्रीटमेंट की यूजली नोट रिक्वायरमेंट है, नो यूजली रिक्वायरमेंट, नो यूजली रिक्वायरमेंट। बट फिर भी आपसे अगर पूछ ले कि नहीं सर हमें तो सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया हमें क्या देंगे, तो सर हम एक दवाई देंगे जिसका नाम है अमाइडारोन। और अमाइडारोन हमें उनको देते हैं जो कि हीमोडाइनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। जो हीमोडाइनेमिकली अनस्टेबल है उनमें दी जाती है एक दवाई जिसका नाम होता है अमाइडारोन। पर अगर कोई पर्सन हीमोडाइनेमिकली स्टेबल है तो उनमें दी जाती है एडिनोसिन। एडिनोसिन, एडिनोसिन हम देते हैं उन पर्सन में जो कि हीमोडाइनेमिकली स्टेबल है। सर याद कैसे रखेंगे हम, तो एडिनोसिन में एस आता है, एडिनोसिन एस आता है, एस का मतलब स्टेबल। तो जो पर्सन हीमोडाइनेमिकली स्टेबल है उसके अंदर हम देते हैं एडिनोसिन, जो कि हीमोडाइनेमिकली अनस्टेबल है उनमें दी जाती है अमाइडारोन। अगर इससे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे पर्सन को दे सकते हो कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन यहाँ पे हम दे सकते हैं पर्सन को कार्डियोवर्जन जब कंडीशन सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया हो। चलो वहीं पे नेक्स्ट आपने बीमारी पढ़ी दैट नॉन एज, आपने कहा दैट नॉन एज वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया। वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया। अब सर वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया में क्या होता है, तो आपने कहा सर वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया मतलब रीसर्किट रिदम बनती है जिसमें लार्ज लार्ज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं, है ना। यहाँ पे हमें वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया को पहले देखना है कि ये वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया किस टाइप का है। कि दो प्रकार से होते हैं, एक होता है सस्टेन्ड, सस्टेन्ड वीटी, एक होता है नॉन सस्टेन्ड वीटी। सस्टेन्ड वीटी का मतलब जो कि वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया सस्टेन्ड रह रहा है, मतलब बार बार रह रहा है ना। सस्टेन्ड का मतलब यहाँ पे मोर देन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड से ज्यादा जो है वो वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया रह रहा है, रिसर्किट रिदम रह रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट चाहिए, यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। पर वहीं पे नॉन सस्टेन हो, नॉन सस्टेन का मतलब लेस देन 30 सेकेंड के लिए वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया रह रहा है, तो यहाँ पे नो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, नो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट, नो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया वो सस्टेन है या नॉन सस्टेन है। अगर सस्टेन कर रहा है तो अगर सस्टेन कर रहा है देन सिनेरियो हमें देखना पड़ेगा ट्रीटमेंट। बट अगर नॉन सस्टेन है तो ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेस देन 30 सेकेंड है तो ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती जनरली। अब देखो जब कंडीशन आपकी वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया हो, वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया हो,
जब कंडीशन वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, तो जब भी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया हो, आपको ऑलवेज चेक करनी है, ऑलवेज चेक कैरोटिड पल्स। जब भी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया आता है तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन यही होता है कि ऑलवेज चेक द कैरोटिड पल्स, क्योंकि ट्रेकिकार्डिया के साथ में पल्स हैं या ट्रेकिकार्डिया के साथ पल्स नहीं है, दोनों सिनेरियो में ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा। तो जब भी वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया होगा आपको ऑलवेज चेक करनी पड़ेगी दैट नोन एज कैरोटिड पल्स। अगर किसी पर्सन में पल्स लेस वीटी है, पल्स लेस वीटी मतलब कैरोटिड पल्स नहीं है बट वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, पल्स लेस वीटी, या दूसरा हो सकता है विथ पल्स वीटी। दो कहानी हो सकती है। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में आप चेक करते हो क्या कैरोटिड पल्स, एक कंडीशन ये हो सकती है कि कैरोटिड पल्स प्रेजेंट हो, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कैरोटिड पल्स प्रेजेंट ना हो। अगर कैरोटिड पल्स प्रेजेंट नहीं है, पल्स लेस वीटी है, तो पल्स लेस वीटी में यहाँ पे आपको सीपीआर देना पड़ेगा, यहाँ आपको डीफिब्रिलेटर की रिक्वायरमेंट होगी ना। वहीं पे पल्स प्रेजेंट है वीटी के साथ में, तो यहाँ पे आपको एंटी एरिथमिक ड्रग देनी है, एंटी एरिथमिक ड्रग प्रोवाइड करते हैं। और एंटी एरिथमिक ड्रग में फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द ड्रग में आती है आपकी प्रोकेनामाइड, फर्स्ट प्रायोरिटी में आती है आपकी प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड ऑप्शन में नहीं है तो ध्यान करके आना लीडोकेन। प्रोकेनामाइड फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रोकेनामाइड ऑप्शन में नहीं है तो ध्यान आप करके आओगे लीडोकेन। तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में देखना है कि पल्स विथ वीटी है या पल्स लेस वीटी है ना। चलो आगे बढ़े भाभी नर्सिंग ऑफिसर, चलो देखो दिस इज द टोटल हम कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, है ना। चलो देखो सर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ तो वीएफ हुआ तो वीएफ अगर कंडीशन है तो आपको देना पड़ेगा डीफिब्रिलेटर। तो वीएफ वाले सिनेरियो में हमें क्या प्रोवाइड करना है, डीफेब ना, डीफेब। सर टोटल जितना पढ़ा आप लोगों ने उसकी अगर मैं 2 सेकंड में समरी बनाऊं तो आपके सामने जो सिंपली आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर कहीं पे ईसीजी पैटर्न में नो डेफिनेटेड पी वेव है ना, एब्सेंट पी वेव है ना, वाइब्रेटिंग पी वेव है, ऐसा कुछ भी पैटर्न हमें देखने को मिलता है तो कंडीशन कहलाएगी आपको एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन। वहीं पे आप देखते हो कि मल्टीपल पी वेव है, मल्टीपल पी वेव है, 100 टूथ पी वेव है, अगर ऐसी कंडीशन है तो ये आपका कहलाता है एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फ्लटर। वहीं पे आपसे अगेन देखा जाए कि वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, वाइड या लॉन्ग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हैं, तो वाइड और लॉन्ग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, तो कंडीशन कहलाएगी वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया। पर वहीं पे आपके अगेन देखने को मिलता है स्मॉल स्मॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, स्मॉल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं, नॉन डेफिनेटिव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिले, कंडीशन कहलाती है आपकी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, है ना। अगेन देखो यार, अगर वहीं पे आपसे बोला जाए कि किसी पर्सन का कार्डियक असिस्टोल है, कार्डियक असिस्टोल है, या फिर मैं आपको कहूं कि पर्सन का कार्डियक अरेस्ट है, कार्डियक अरेस्ट है, या फिर मैं आपसे कहता हूं कि कार्डियक असिस्टोल है, कार्डियक अरेस्ट है, या पल्स लेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ हार्ट, मतलब ना तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, पल्स लेस इलेक्ट्रिकल इंपल्स आ रहे हैं, या इसका मतलब जो ईसीजी जो मिल रही है हमें फ्लैट ईसीजी मिल रही है, फ्लैट लाइन, फ्लैट लाइन ईसीजी। अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो यहाँ पे हमें करना होता है सीपीआर, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा दैट नोन एज सीपीआर। जब भी कार्डियक अरेस्ट में फ्लैट लाइन आती है तो हम डीफेब नहीं लगाते, प्रायोरिटी ऑफ एक्शन होता है टू प्रोवाइड द सीपीआर, है ना। चलो वहीं पे आपसे पूछा जाए, अगर कोई सवाल आपसे पूछे जिसमें दे रखा हो पल्स लेस
वेंट्रिकुलर ट्रैकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट में जाता है डिफिब्रिलेटर, डिफिब्रिलेशन, है ना। तो अगर कंडीशन आपसे बोला जाए कि फ्लैट लाइन ईसीजी है, क्या करेंगे? सीपीआर। कंडीशन पल्सलेस वीटी है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, क्या देंगे? डिफिब्रिलेटर। क्या प्रोवाइड करेंगे? डिफिब्रिलेटर। जब भी कंडीशन आपकी एट्रियल फ्लटर है या एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो यहां पे हम पर्सन को प्रोवाइड करते हैं बीटा ब्लॉकर, है ना, एडिनोसिन और एमेडारॉन, है ना। एडिनोसिन अगर पर्सन हीमोडाइनेमिकली स्टेबल, अगर पर्सन हीमोडाइनेमिकली स्टेबल नहीं है तो एमेडारॉन हम ड्रग प्रोवाइड करते हैं, है ना। चलो, अगर कोई पर्सन अनकॉन्शियस है, अनरिस्पॉन्सिव है, तो हमारा प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होता है कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प, है ना। चलो, वहीं पे आपसे बोला जाए कि अगर कोई पर्सन जो है वो बीटी में है, वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया में है, तो वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया में यहां पे हमारा नर्सिंग एक्शन होता है चेक कैरोटिड पल्स, चेक कैरोटिड पल्स। और पर्सन अगर वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया में चला गया है और पल्स प्रेजेंट है, वेंट्रिकुलर ट्रेकिकार्डिया विथ पल्स है, तो भावी नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे देनी होती है प्रोकेनामाइड। और प्रोकेनामाइड अगर ऑप्शन में नहीं है तो देन देनी होती है लीडोकेन। दिस इज ऑल अबाउट द आपका अरिथमिया, जो अरिथमिया हो सकता है, जिस प्रकार के ईसीजी पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। आशा करते हैं ये क्लास आपको समझ आई होगी। अगर ये क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी है, आप चाहते हो कि नॉर्थ सेट के लिए ऐसी ही क्लासें आपके सामने एसएस नर्सिंग क्लासेस प्रोवाइड करती रहें, तो आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, क्लास के नीचे आपको कमेंट करना पड़ेगा कि आपको क्लासें रेगुलर चाहिए या नहीं चाहिए। और सेकंड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जितना सब्सक्राइब करोगे उतनी क्लासेस, एसएस नर्सिंग क्लासेस आपके लिए नॉर्थ सेट से पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ले आएगी। इसके अलावा ही आपके लिए लाइव क्लासेस, अगेन एमसीक्यू सेशन भी ले आएगी, एंड ऑल्सो आपके लिए शॉर्ट वीडियो जो कि इमेज बेस आपके लिए बनते हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बट आपको ये काम यहाँ पे करना होगा, दैट नॉन है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच, वेलकम एंड थैंक यू फॉर द एसएस नर्सिंग क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट अगेन नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।